गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। अब हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। चुंबकीय द्विध्रुव कह दो या फिर दंड चुंबक कह दो, एक ही बात है। घुमाने में किया गया कार्य। इधर देखो, वहां पर हमने विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकाला था। बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। वहां पर हमने क्या करा था, विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य निकाला था। डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। टाउ तो यहाँ पर भी है, इसको डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे डी डब्ल्यू। फिर इसको संपूर्ण कोण थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य निकाल देंगे। वो कार्य आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, समाकलन करके। बिल्कुल वही का वही है। तो सबसे पहले मैं टाउ लिख रहा हूं कि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण कितना होता है, टाउ बराबर एम डी साइन थीटा। ये होता है समीकरण 1। और मैं कह रहा हूं चुंबकीय, यहां पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनाया था ना डी थीटा से घूम रहा है वो, ठीक है ना, वो बनाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट लिखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण एम डी साइन थीटा होता है, ठीक है ना। एम डी साइन थीटा हो गया। तो हम कह रहे हैं इसको डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य है। डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर होगा टाउ डी थीटा। चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, बात की भाषा क्या लिखी ब्लैक बोर्ड पे। चुंबकीय द्विध्रुव को, ये तो नोट्स में मिल जाएगा सब। चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य टाउ डी थीटा होगा, क्योंकि कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है ना। कार्य बल गुणा विस्थापन होता है, लेकिन ये कौन सी गति कर रहा है, कोणीय गति। और कोणीय गति में बल का स्थान क्या ले लेता है, बड़ा गुण टाउ, और विस्थापन कोणीय विस्थापन हो जाता है, इसलिए लिखा है ये फॉर्मूला। मैंने वहां पर भी बताया था। तो डी थीटा डब्ल्यू हो जाएगा अपना एम डी, ये टाउ की वैल्यू रख देंगे, एम डी साइन थीटा डी थीटा। इसको घुमाने में किया गया कार्य आ गया। चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर आ गया एम डी साइन थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। डी थीटा कोण से घुमाने में कार्य। अब मैं कह रहा हूं टोटल थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कुल कार्य निकालना है। घुमाने में कुल कार्य, और वो कुल कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू थीटा 1 से थीटा 2, डब्ल्यू बराबर समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 एम डी साइन थीटा डी थीटा। तो भाई यही तो होना भी चाहिए, ठीक है ना। पहले मैंने इसको डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य निकाल दिया, ये आ गया। अब मैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निकाल दिया, समाकलन कर दिया। समाकलन कर दिया डब्ल्यू बराबर, इधर देखना एम डी तो बाहर आ जाएगा, समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। और समझदार ये कहेगा कि साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा 1 से थीटा 2। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा यहाँ से एम डी, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है ना। ये माइनस को बाहर ले लो इसका, और यहाँ कॉस थीटा की जगह थीटा 2 माइनस आएगा, फिर कॉस थीटा 1, और ये माइनस मैंने बाहर ले लिया। ये तो आएगा पहले ऊपरी लिमिट माइनस निचली लिमिट। ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो इसको इधर ले जाओ, माइनस से गुणा कर दो, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये क्या आ गया, ये आ गया कार्य आ गया, ये किया गया कार्य आ गया, ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव को किया घुमाने में किया गया कार्य आ गया। मैं 1 सेकंड इसमें शाई भर लेता हूँ थोड़ी सी।
ठीक है। घुमाने में किया गया कार्य आ गया W बराबर एल बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें विशेष स्थिति ले लेता हूं, स्पेशल केस। ठीक है ना, पहला मैं कह रहा हूं कि थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू है थीटा 2 की वैल्यू थीटा तो रख दो भाई। घुमाने में किया गया कार्य कितना है W बराबर एम बी रख रहा हूं cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, तो ये जगह W बराबर एम बी 1 माइनस cos थीटा। अरे ये सब वहां पर भी बात की थी मैंने। दूसरी स्थिति ले लेता हूं, थीटा 2 की वैल्यू 0 डिग्री है तथा थीटा 2 90 डिग्री तक घुमा रहा हूं, तो W बराबर आ जाएगा एम बी cos 0 माइनस cos 90। क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 और इसकी 0, तो W बराबर कितना आ जाएगा एम बी आ जाएगा। तीसरी स्थिति में बात करें, इसको घुमा रहे हैं थीटा 1 बराबर, ठीक है ना, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर 180 डिग्री तक, तो ये आ जाएगा W बराबर एम बी cos 0 माइनस cos 180। ये आ जाएगा cos 0 माइनस 180, cos 180 का मान -1, इसका 1। ये सब कुछ पता होना चाहिए, पहले ही बात कर चुका हूं। 1 माइनस ऑफ 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, का 2 एम बी आ जाएगा। ये पहले भी आ रहा था, अरे पहले कितना आ रहा था एम बी आ रहा था पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आ रहा था। अब मैं बात करूं कि घुमाने में किया गया कार्य आ गया, अब वहां पर मैंने विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, ठीक है ना, तो यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा। चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पूरा नहीं लिखाया मैंने। चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो मैंने वहां पर भी बताया था कि द्विध्रुव को शून्य स्थितिज ऊर्जा, और शून्य स्थितिज ऊर्जा होती है थीटा 1 बराबर 90 डिग्री तक। 90 डिग्री पर मैंने आपको बताया भी था, वहां पर आर की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, यू का मान मिनिमम हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 90 डिग्री मतलब शून्य स्थितिज ऊर्जा, शून्य स्थितिज ऊर्जा से थीटा 2 बराबर विशेष कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य जो आएगा वो चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो यानी कि इसमें चुंबकीय द्विध्रुव को कितने एंगल से घुमाना है, चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 90 डिग्री से, थीटा 1 बराबर कौन से एंगल से घुमाना है 90 डिग्री से, थीटा 2 बराबर थीटा कोण तक। 90 से क्यों घुमाना है, क्योंकि 90 पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है। 90 पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है, ठीक है ना, 0 होती है। तो शून्य स्थितिज ऊर्जा ब्रैकेट में लिखेंगे थीटा 1 बराबर 90 डिग्री से किसी विशेष कोण थीटा 2 बराबर थीटा कोण तक घुमाने में जो कार्य आएगा वो क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। इधर देखना, पहले तो बल आघूर्ण निकालेंगे टाउ, तो टाउ तो वही रहेगा एम डी साइन थीटा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं पहले इसको डी थीटा बराबर डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, ये तो यही आएगा डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा टाउ डी थीटा, और डी थीटा कोण से घुमाने में कार्य आ गया एम बी साइन थीटा डी थीटा। डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य आ गया डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये समीकरण 1 आ गया वापिस, ये समीकरण 2 आ गया। अब मैं इसे कुछ कह रहा हूं कि कितने कोण से घुमाना है, थीटा 1 बराबर 90 डिग्री। ये कौन सी स्थिति है, शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति है, शून्य से तो निकालेंगे। थीटा 2 बराबर 0 थीटा विशेष कोण
तक घुमाने में किया गया जो कुल कार्य आएगा वही इसकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्योंकि शून्य स्थितिज ऊर्जा यहाँ होगी और थीटा कोण पर कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा आएगी, तो टोटल निकल जाएगी ना कितनी स्थितिज ऊर्जा आई है। तो किया गया कुल कार्य निकालते हैं, समाकलन θ1 बराबर 90 डिग्री और θ2 बराबर क्या हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा mv sin थीटा d थीटा। ठीक है ना, इसका ही तो करेंगे समाकलन dw का, तो dw की वैल्यू मैंने लिख दी डायरेक्टली, तो w बराबर आ जाएगा mv तो बाहर आ गया, समाकलन θ1 बराबर 90 डिग्री से θ2 बराबर थीटा, θ2 बराबर है थीटा, ये सारी बात हम पहले पढ़ चुके हैं, sin थीटा d थीटा। तो w बराबर आ जाएगा mv और ये समाकलन हो जाएगा माइनस cos थीटा 90 डिग्री और थीटा, यही तो हो गया। तो भाई w बराबर माइनस mv तो बाहर आ गया माइनस का, cos थीटा, थीटा के लिए थीटा माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो w बराबर आ गया माइनस mv cos थीटा, और जो किया गया कार्य है वही किसमें बदल जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा माइनस mv cos थीटा। किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा, u बराबर माइनस mv cos थीटा आ गया। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर देखना, u बराबर माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos थीटा होता है, तो माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, u आ गया, लेकिन u के ऊपर वेक्टर मत लगा देना, u अदिश राशि है ऊर्जा। अब इसकी स्पेशल केस देख लिया, वही स्पेशल केस पहला, जब थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री, तो u बराबर हो जाएगा माइनस mv cos 0, mv cos 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 0 की वैल्यू बन हो गई माइनस mv। ये आ गई स्थायी संतुलन की स्थिति, स्थायी संतुलन की स्थिति, ये स्थायी संतुलन की स्थिति हो जाती है। ठीक है ना, दूसरा है थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री, तो u बराबर आ गया माइनस mv cos 90। ऊर्जा न्यूनतम में तो संतुलन की स्थिति आती है स्थायी, मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है ना, वही की वही बात चल रही है, ऊर्जा न्यूनतम में तो संतुलन क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है ना, थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो u बराबर माइनस mv cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो u बराबर आ गया 0। तीसरा है थीटा बराबर 180 डिग्री, तो u बराबर आ गया माइनस mv cos 180, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यह आ जाएगा mv, अधिकतम आ गई। तो ये अस्थायी संतुलन की स्थिति है, कौन सी स्थायी है, अस्थायी संतुलन की स्थिति, ये अस्थायी संतुलन की स्थिति है, ये अस्थायी संतुलन की स्थिति आ गई, अस्थायी संतुलन की स्थिति आ गई। तो चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य निकाल लिया है, चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा निकाल ली है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, अब इधर देखना, ये दो टॉपिक हो गए। अब हम बात करेंगे चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये सारी बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम पढ़ेंगे। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम पढ़ेंगे। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, विद्युत क्षेत्र में हम गाउस का नियम पढ़ चुके हैं, और विद्युत क्षेत्र में गाउस के नियम अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ गाउजियन पृष्ठ से पारित होने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसके संपूर्ण आयतन में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 गुणा होता है, वो विद्युत क्षेत्र के लिए था। विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता था। भाई पहली बात तो ये सुन ले कि चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम बंद और खुले दोनों के लिए लागू होता है। गाउस का नियम यहाँ पर बंद और खुले
दोनों के लिए लागू होता है। और इधर सुनने ना, गाउस का नियम ये कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। ठीक है ना, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले, चाहे वो खुला हो चाहे बंद हो, उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। इतना सा है। तो चुंबकीय फ्लक्स कितना था, 5b। कोई से भी पृष्ठ है, b वेक्टर डॉट ds वेक्टर, 5b ये तो थी, और इसका मान क्या होगा, 0। गाउस का नियम ये कहता है ये पृष्ठ खुला भी हो सकता है और बंद होगा तो बंद का साइन लग जाएगा। तो गाउस के नियमानुसार किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होता है, शून्य होता है। और ये दोनों के लिए लागू होता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बंद पृष्ठ है तो बंद के लिए लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखते हैं, ये बंद के लिए है, ये किसके लिए, ऊपर वाला खुले के लिए, कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, खुले और बंद दोनों के लिए लागू होता है। अब एक नोट है, दो नोट थे, पहला तो ये खुले और बंद दोनों के लिए लागू होता है। दूसरा नोट ये है कि भाई इधर देख, खुले और बंद दोनों के लिए लागू होता है, और किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0 है। जब किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स 0 है तो इधर सुनना, यानी कि उसमें जितना फ्लक्स अंदर प्रवेश करेगा उतना ही उसमें से बाहर निकल जाएगा, तभी तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हुआ, 0। यानी कि किसी पृष्ठ में जितना फ्लक्स प्रवेश करता है उतना ही उससे बाहर निकल जाता है, तभी तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना रहा, 0। तो यानी कि जितना फ्लक्स उसमें घुसता है, प्रवेश करता है, उतना ही उससे बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ जितना फ्लक्स अंदर प्रवेश करता है उतना ही बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बल रेखाएं उसमें प्रवेश करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, उतनी ही चुंबकीय बल रेखाएं उसमें से बाहर निकल जाती हैं। यानी कि इससे ये पता पड़ता है कि एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो जितनी बल रेखाएं अंदर एक ध्रुव से प्रवेश करती तो निकलेगी कहां से भाई, निकलेगी कहां से, जब एक ध्रुव से प्रवेश करी तभी तो दूसरी ध्रुव से निकली है। ठीक है ना, तो इससे पता पड़ता है कि एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है ना, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो प्रवेश करती, निकलती कहां से, निकलती तो नहीं। तो एक ध्रुव से तो प्रवेश करी है बल रेखाएं और दूसरे ध्रुव से निकल के जा रही है, तभी तो फ्लक्स कितना हुआ, 0। तो इससे पता पड़ रहा है एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। मैंने कहा था एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुंबक हमेशा दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के रूप में रहता है। एक ध्रुव से फ्लक्स प्रवेश करता है, दूसरे ध्रुव से फ्लक्स निकल जाता है। ठीक है ना। तीसरी बात, एक क्वेश्चन एक बार आया था, यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता, क्वेश्चन है पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता। तो इधर सुनने, गाउस का नियम किस रूप में होता। यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो पहली बात, उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 नहीं होता। गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 नहीं होता। तो होता क्या, नहीं, जितना फ्लक्स प्रवेश करता उतना बाहर ही नहीं निकल पाता। यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो उससे पारित होने वाले फ्लक्स का मान कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है ना, उससे पारित होने वाले फ्लक्स का मान कभी भी 0 नहीं होता। यानी कि जितना प्रवेश उसमें फ्लक्स करता उतना बाहर नहीं निकल पाता, तो फ्लक्स का मान 0 नहीं होता। दूसरी बात, यदि इस अवस्था में यदि ऐसा होता तो गाउस का नियम कैसे लिखा जाता। ये तो नहीं होता, फ्लक्स का मान 0 नहीं होता, लेकिन यदि होता अस्तित्व तो गाउस का नियम क्या होता। उस समय देखो गाउस का नियम होता फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इधर देखना, वहां पर क्या था, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर समेशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर देखना 1/एप्सिलॉन नॉट का स्थान तो क्या ले लेता है यहाँ पर, म्यू नॉट। कौन ले लेता है, 1/एप्सिलॉन नॉट का स्थान तो यहाँ म्यू नॉट ले लेता है। म्यू नॉट ही तो लेता है, 1/एप्सिलॉन नॉट का स्थान को ले लेता है, म्यू नॉट ले लेगा यहाँ पर।
और समेशन ऑफ क्यू का स्थान कौन ले लेगा, समेशन ऑफ एम, ध्रुव प्रबलता। तो गाउस का नियम, यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो गाउस का नियम इस प्रकार से लिखा जाता, अरे वहां पर ये था तो समेशन ऑफ क्यू की जगह लिख दिया समेशन ऑफ एम, ध्रुव प्रबलता। क्या है, ध्रुव प्रबलता। और 1/f नोड की जगह लिखा जाता म्यू नोड। क्या लिखा जाता, म्यू नोड। और म्यू नोड क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता जिसका मान 4 पाई गुणा 10⁻⁷ वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर है। ठीक है ना। तो गाउस का नियम, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो फ्लक्स का मान 0 नहीं होता, और गाउस का नियम इस रूप में लिखा जाता इसके अकॉर्डिंग। 1/f नोड की जगह तो आता म्यू नोड, और समेशन ऑफ क्यू की जगह आता वो समेशन ऑफ एम, ध्रुव प्रबलताओं का सम। ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता तो ये रूप होता गाउस के नियम का। ठीक है ना। ये हमने आपको बता दी, क्वेश्चन आया था, वो पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतने काफी है। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आगे हम बात करेंगे, आगे फर्दर चैप्टर की बात करेंगे। इसमें आधा चैप्टर ये हो गया है, आधा अभी बाकी है। ठीक है ना। 7 क्लास ही और लगेंगी, अभी 7 हो चुकी है क्लास, 7 और होगी, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। धन्यवाद।